जो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ था, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस जो प्रश्न है, पहले हम इसके मूल भावना को समझ लेते हैं कि इसमें हमको लिखना क्या होगा, इस प्रश्न को हल करते समय क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो शिक्षा का विकास की अगर बात करें तो हमारा शिक्षा का विकास अगर हम देखेंगे तो बहुत विशाल ये क्वेश्चन हो जाता है इसका, लेकिन सारांश में इसको लिख देंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा का विकास क्या हुआ, मध्यकाल में शिक्षा का विकास क्या हुआ, या बोल सकते हैं आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय शिक्षा का विकास क्या रहा, या कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद शिक्षा का विकास क्या रहा। ऐसे करके अप्रोच हो सकती है इसको लिखने की। पहले भूमिका लिख देंगे फिर ये सारी चीज़ें लिख देंगे। तो चलिए हमने जो एक पॉइंट जमा किए हैं, जो इसको समझा है क्वेश्चन को हल करने के पहले वो देख लेते हैं, फिर किताब में देखेंगे कि किताब में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आसान तरीके से हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए चूंकि पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए, तो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का विकास हुआ था वो प्राचीन काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में क्या क्या रहा शिक्षा का व्यवस्था, क्या शिक्षा का माध्यम था, क्या विषय थे, क्या क्या शिक्षा के केंद्र थे। फिर मध्यकाल में ऐसे देख लिया जाएगा मदरसे वगैरह थे, मकतब थे, लखनऊ था शिक्षा का केंद्र, गाजीपुर भी गाजीपुर नहीं जौनपुर कुछ समय के लिए रहा जिसको सिराज हिंद कहा जाता है। फिर आधुनिक काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार से रहा, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना है तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया था। ठीक है ना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया था जिसे 1813 का एक चार्टर एक्ट आया था, सैडलर अधिनियम आया था, कई सारे अधिनियम जो आपको याद आ जाए आप उनको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखते चले जाइए। फिर आज़ादी के बाद सरकार ने क्या क्या किए, राइट टू एजुकेशन लेके आई सरकार, उसके माध्यम से 2009 में अधिनियम लेके आए जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान चलाए गए। ठीक है, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई। डिजिटल क्रांति के समय में सरकार ने कई सारे ऐप चलाए, नई शिक्षा नीति लेकर आई, कौशल विकास योजना लेकर आए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है, ये इसकी अप्रोच होगी। तो अगर मोटा मोटी समझे तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम्म हम्म, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर बात करें तो शिक्षा के उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास में अगर बात करें तो प्राचीन काल में क्या था, शिक्षा किस प्रकार से विकसित हुआ। फिर मध्यकाल में देखेंगे क्या क्या हुआ। ठीक है ना, फिर आधुनिक काल में देखेंगे जो जो याद आ जाए, मतलब इस प्रश्न को लिखते समय जो चीज़ें याद आ जाएंगी आप लिख लेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा उत्तर हो जाए। फिर आज़ादी के बाद देखेंगे क्या क्या हुआ, फिर वर्तमान में हमारे क्या क्या हो रहा। तो प्राचीन काल में देखते हैं क्या होता है। प्राचीन काल में शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश में, प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी जहाँ पे, अरे यार सॉरी, हम्म, प्राचीन काल में हमारे यहाँ पे गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पे गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, शिक्षा के मामले में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा होती थी। शिक्षा का माध्यम क्या होता था, भाषा, भाषा संस्कृत भी होती थी, पाली प्राकृत में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना, पाली प्राकृत में शिक्षा दी जाती थी, जैसे हमारे वेद उपनिषद हो गए, वेद उपनिषद और दर्शन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो ज्ञान वगैरह दिया जाता था इनके केंद्र थे। जैसे कहने का मतलब है वाराणसी हो गई जहाँ पे आज भी देखो तो संस्कृत विश्वविद्यालय है। ठीक है, संस्कृत विद्यालय स्थित है जहाँ पे बड़े धर्माचार्य लोग रहते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। कौशाम्बी हो गया, मथुरा हो गया, ये शिक्षा के केंद्र होते थे प्राचीन काल में, ये हम बता देंगे। मुस्लिम शासन के काल में क्या बताएंगे, तो मुस्लिम शासन के शासन काल में समय अगर बात करें तो इस समय मुस्लिम काल में हमारा भक्ति आंदोलन भी चल रहा था तो उसका भी प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ेगा। मुस्लिम शासन आ गया तो उसका भी शिक्षा के में प्रभाव पड़ेगा। मुस्लिम शासन के समय में शिक्षा के केंद्र मदरसे हुए होते थे, मकतब होते थे। ठीक है, लखनऊ गाजीपुर ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। गाजीपुर को तो सिराज हिंद कहा जाता है उसके शिक्षा और कला संबंधी ज्ञान के कारण। इस समय भाषा क्या था, भाषा चूंकि शासक वर्ग मुस्लिम था और वो अरबी और फारसी भाषा को उपयुक्त मानता था, मतलब प्रशासन में प्रयोग करता था, शिक्षा में प्रयोग करता था। संस्कृत भी, संस्कृत ग्रंथों का भी, संस्कृत भाषा का भी कई विद्वानों ने प्रयोग किया। और इस समय कई सारे गुरु वगैरह हुए जैसे भक्ति आंदोलन के कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, नानक, रैदास, इन्होंने जन भाषा में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो शिक्षा का ये केंद्र है, इसके माध्यम से लोग शिक्षा पाते थे। फिर अगर बात करें आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में क्या शिक्षा का विकास रहा, तो आधुनिक काल में हमारी शिक्षा पर पश्चिमी प्रभाव पूरी व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। इस समय जो शिक्षा हो गई थी, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक कार्य हेतु मानव संसाधन
तैयार करना। जो सरकार चाहती थी कि जो हम प्रशासन का काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी चल रही है, तो उनको चलाने के लिए हमको सस्ते मजदूर मिल सके, जो कुशल युक्त हो, जो भाषा जानते हों, ठीक है ना, भाषा जानते हो, थोड़ा बड़ा लिख पढ़ लेते हो, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। इस समय मैकाले की नीति देखने को मिलती है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया गया था, भाषा को अंग्रेजी माध्यम के रूप में अपनाया गया था, ठीक है ना। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक शिक्षा की नींव डाली थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आज भी देखने को मिलता है, उन्हीं का प्रभाव था। उसके बाद बीएचयू की स्थापना हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो इस समय आधुनिक काल में जो शिक्षा हुआ, अंग्रेजों के समय में महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा मिला, और शिक्षा में अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया था। पहले क्या था, धर्म पर, दर्शन पर, इन चीज़ों पर ज़्यादा पढ़ाई होती थी, फोकस किया जाता था, लेकिन अब क्या था, महिला शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद क्या प्रभाव रहा? स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो जो शिक्षा का उद्देश्य था वो केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं रह गया। अब क्या हुआ, हमारी सरकार चाहती है कि केवल रोजगार के लिए मशीन न तैयार करें, कि रोबोट तैयार करें, हम उनके अंदर लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करने वाले मूल्यों को दें, ठीक है, शिक्षा सर्वजन को दें। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान वगैरह चलाया गया था, जगह जगह में सरकारी स्कूल खोले गए थे, ठीक है ना। प्रमुख योजनाएं, तो वर्तमान में जो सरकार है आज़ादी के बाद, उसने क्या क्या योजनाएं चलाई, नीतियां चलाई, प्रावधान किए, तो अनुच्छेद 45 में देखा जाए तो संविधान में ही प्रावधान हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संस्था काम करती है, जैसे NCERT होता है, वैसे हमारे राज्य में है SCERT। वो क्या करता है, राज्य में शिक्षकों को प्रशिक्षण, जो टीचर बनते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है, सिलेबस डिजाइन करने का काम करता है SCERT, और रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, बजट आवंटित आवंटित करता है, ठीक है ना, बहुत सारे काम करता है। ये बहुत सारे इसके इकाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे अंग होते हैं, जिसके माध्यम से ये कार्य करता है। यानी कोई जो इसकी इकाई होगी, जो कोई SCERT का कोई संगठन होगा या कोई शाखा होगी, वो सिलेबस डिजाइन करने के लिए होगी, कोई रिसर्च करने के लिए होगी, कोई टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए होगी। जैसे टीचर होते हैं BTC वाले, तो इनको डायट प्रवक्ता होती है इसकी एक शाखा, वो ट्रेनिंग देती है। स्कूल ड्रेस बंटवाना हो तो एक इसकी शाखा का काम करती है। तो SCERT के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास किया जा रहा है। इसको कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसको कहा जाता है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया, जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चालू किए गए। इसी के अंतर्गत सारे कार्यक्रम चालू किए गए, चाहे मिड डे मील योजना हो, चाहे कई सारी योजना, इसी के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए गए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। फिर 2020 में हमारी कोरोना काल में, उसके बाद में नई शिक्षा नीति आई, ठीक है। फिर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, कौशल विकास पर बढ़ दिया गया। तो इस प्रकार से देखें तो प्राचीन उत्तर प्रदेश में हमारे प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा से लेकर आज के डिजिटल और व्यावसायिक शिक्षा का युग तक उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के हर चरण में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो ये हो गया उत्तर जो हमने समझे थे। अब किताब में क्या दिया हुआ है, लगभग इसी तरह दिया हुआ है, लेकिन किताब में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। अब किताब वाला देख लेते हैं। तो उत्तर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली जो थी वो गुरुकुल आश्रम शिक्षा प्रणाली के रूप में प्रचलित थी, जिसका उल्लेख भारत, महाभारत, पुराण, अन्य पौराणिक ग्रंथों में हमको मिलता है। मध्यकाल में देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय विशेष प्रगति नहीं दिखाई देती है। तो ये नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हैं कि नहीं मध्यकाल में क्या क्या था, ऐसे करके पॉइंट, क्योंकि उस समय भी तो पढ़ाई होती थी। अब शिक्षा जरूरी थोड़ी, जैसे प्राचीन काल में बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, तो मध्यकाल में उसकी शिक्षा दी जाती थी, मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, तो शिक्षा तो कहीं ना कहीं चल ही रही थी। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप प्राचीन काल का लिखिए, फिर थोड़ा मध्यकाल का लिखिए, फिर अंग्रेजों के समय का लिखिए, फिर आज़ादी के बाद का भारत का लिख दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली एवं संरचनात्मक शिक्षा प्रणाली, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी, संरचनात्मक शिक्षा प्रणाली थी, इसका विकास यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद ही प्रारंभ होता है। जो अच्छी शिक्षा, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी, संरचनात्मक शिक्षा प्रणाली थी, उसका विकास जब अंग्रेज भारत में आए उसके बाद ही प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश एवं भारत में शिक्षा के विकास का स्वरूप लगभग समान ही रहा है। आधुनिक शिक्षा के अभिकर्ता के रूप में 3 स्तंभ महत्वपूर्ण रहे हैं। यानी जब अंग्रेज आए तो 3 पॉइंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। क्या क्या रहे? सबसे पहले कंपनी, ब्रिटिश सरकार या कंपनी अगर बात करें
ठीक है ना। शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार, इसने शिक्षा के विकास में क्या योगदान दिया। फिर ईसाई मिशनरी, क्योंकि धर्म का अपने प्रचार प्रसार कर रही थी, तो लोगों को लालच देती थी कि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके साथ साथ जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग था, सुधारक वर्ग, समाज सुधारक वर्ग था, उसने भी कई शिक्षा केंद्र खोले। जैसे दयानंद के नाम से, दयानंद के फॉलोअर ने कई सारे शिक्षा विद्यालय स्थापित किए, और उन्होंने स्थापित, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्थापित किया, और ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया। तो बहुत सारे लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। ठीक है। और आगे चल के अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम अगर बात किया जाए, इसको साफ कर लेते हैं। सर्वप्रथम प्राच्य विद्वान, जो पश्चिम विद्वान थे, जोनाथन डंकन, उन्होंने 1791 में वाराणसी में हिंदू धर्म दर्शन और कानूनी शिक्षण हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। यानी 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने वाराणसी में की थी, जिसमें हिंदू धर्म दर्शन और कानून से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। फिर 1813 का अधिनियम चार्टर एक्ट आया, उसके माध्यम से जो शिक्षा थी उसको सरकार का उद्देश्य बना दिया गया। परंतु जब आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। आंग्ल प्राच्य विवाद तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि शिक्षा का माध्यम, शिक्षा की व्यवस्था पश्चिमी मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, और मैकाले लोग कह रहे थे पश्चिमी मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, जबकि जो प्रिंसिप बंधु थे वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, भारतीय हिसाब से होनी चाहिए। तो इनमें, लेकिन जब भारतीय चीज़ों को या भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त हो सका उस समय आंग्ल प्राच्य विवाद में। मैकाले समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में अंग्रेजी को वरीयता दी गई। 1854 में, इसके बाद अगर बात करें तो 1854 में प्रकाशित, जो 1854 में वुड ऑफ डिस्पैच आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसके आधार पर हमारे देश में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। परंतु उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित म्योर सेंटर कॉलेज की स्थापना 1872 में हुई थी। फिर क्या हुआ, जब 1882 में स्थापित हुआ था हंटर कमीशन, इसकी रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षा को अलग करके स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया था। यानी हंटर कमीशन आया, उसने कह दिया कि प्राथमिक शिक्षा है उसको स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 16 में काशी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। के साथ ही जब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थापित हो गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हो गई, तो उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 1917 में गठित जो सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग कर दिया गया। यानी विश्वविद्यालय शिक्षा को पहले प्राथमिक शिक्षा को अलग किया गया, फिर माध्यमिक शिक्षा को भी अलग कर दिया गया उच्च शिक्षा से। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। साथ ही शासन स्तर पर डायरेक्टर संयुक्त प्रांत का गठन किया गया, जिसे 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नाम दिया गया। 1948 में गठित राधा कृष्णन समिति की संस्तुतियों, यानी उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही रिकमेंडेशन संस्तुतियों को उत्तर प्रदेश में, यानी रिकमेंडेशन को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। माध्यमिक विश्वविद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का वर्तमान ढांचा जो है, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जो उनका विद्यालयी ढांचा है, वो इसी समिति की रिपोर्ट पर निर्मित हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के आलोक में भी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ, सुधार किया गया। चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को समायोजित करने का प्रयास जारी है।